सुहानी ऑफिस के लिए तैयार होकर अपने पर्स में लंच बॉक्स रखते हुए रोहित से बोली, उठो ना रोहित, 8 बज गए हैं। आज तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है ना, देर हो जाएगी। प्लीज़ उठो ना, वो चिंतित स्वर में बोली। ओह सुहानी, सोने दो ना, मैं रात के 2:30 बजे आया था, तब तुम घोड़े बेच के सो रही थी। तुम्हें क्या पता मैं कब आया था। वो झुंझलाते हुए चादर से अपना मुंह ढक कर सो गया। हाँ, मुझे नहीं पता तुम कब आए थे, पर शायद मेरे शरीर को और उन पर पड़े निशान को सब पता है। वो अपने दुपट्टे से गले के निशान को छुपाते हुए मन ही मन बोली। फिर बेड पर बैठकर रोहित के मुंह से चादर उठाकर बोली, सुनो ना, देखो मेरी तरफ, मेरी बात तो मानो। तुम एक बार ये इंटरव्यू दे दो, फिर आकर जितनी मर्जी उतनी सो जाना, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इस कंपनी में तुम्हारी जॉब पक्की है। वो प्यार से रोहित को समझाते हुए बोली। प्लीज़ मेरे खातिर एक बार ये इंटरव्यू दे दो। रोहित ने अपनी आंख खोलकर देखा तो उसकी आंखें शराबियों की तरह लाल थी। वो गुस्सा होते हुए बोला, ठीक है, चला जाऊंगा। उन लोगों ने मुझे 12 बजे बुलाया है। फिलहाल तुम अपनी बक बक बंद करो और मुझे सोने दो। थैंक यू माय डियर हस्बैंड, एक अच्छी सी स्माइल देते हुए सुहानी बोली। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी नीली वाली शर्ट प्रेस करके रख दी, याद से उसे ही पहनना, और प्लीज़ ज़रूर जाना। मुझे लेट हो रहा है, पता नहीं पहली बस मिलेगी भी या नहीं। चलो बाय। फिर वो कमरे से निकली ही थी कि रीना, उसकी ननद, ने उसे रोक दिया। भाभी मुझे कुछ पैसे चाहिए, 2 बुक खरीदनी थी। फिर संकुचाते हुए बोली, और मेरी मोबाइल का रिचार्ज भी कल ख़त्म हो जाएगा। तो वो बोलते बोलते चुप हो गई। वहीं कुछ दूर पर सुहानी की सास बैठी सब देख रही थी। सुहानी जानती थी कि महीने के 25 तारीख को उसकी क्या हालत हो जाती है। उस पर से 1 तारीख को मकान मालिक भी आ धमकेगा। फिर भी वो रीना से पूछी, कितने पैसे चाहिए? भाभी 2000 में बुक भी ले लूँगी और रिचार्ज भी हो जाएगा। सुहानी जानती थी कि वो पैसे के लिए मना नहीं कर सकती, फिर भी एक कोशिश करके देखना चाहती थी। वो मुस्कुराते हुए पूछी, क्या ये बुक अभी ज़रूरी है? मेरा मतलब है कि 10 दिन रुक सकती हो? रीना, जो कि बीकॉम कर रही थी मात्र डिग्री लेने के लिए, तुरंत गुस्सा हो गई। भाभी, पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, पर यूँ बहाने बनाने की क्या ज़रूरत है? आज मेरे भैया के पास नौकरी नहीं है, तभी मुझे आपसे मांगना पड़ रहा है, वरना भैया तो बिन मांगे ही मेरी हर ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है रीना, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि अगर काम हो जाता तो कुछ दिनों की बात ही थी। खैर छोड़ो। उसने अपने पर्स से 2000 का नोट निकालकर उसके हाथों में थमा दिया। ये लो। उसने उसके गालों पे हाथ रखकर प्यार से बोली, मेरी छोटी बहन, इतनी जल्दी जल्दी नाराज मत हुआ कर। वो थोड़ा मुस्कुरा दी। चल मैं चलती हूँ। माँ सब्जी बना दी, रोटी वहीं कैसरोल में रखा हुआ है और दाल चावल धोकर भी रख दिया है। आप लोगों को जब खाना होगा गरम गरम बना लीजिएगा। सुहानी बहुत प्यार से बोली। हाँ हाँ, तो उसमें नई बात क्या है? रोज़ तो दाल चावल मैं ही बनाती हूँ। सुहानी की सासू माँ खींचकर बोली। सास है ना भाई, बहू को ताना नहीं मारेगी तो खाना कैसे पचेगा? संकुचाते हुए सलोनी फिर बोली, वो माँ ये सो रही हैं, अगर 11 बजे तक नहीं उठे तो प्लीज़ एक बार उन्हें उठा दीजिएगा। आज एक कंपनी में इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है। हाँ हाँ, तू जा, मैं उठा दूंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, बाय। वो घर से निकलते ही हड़बड़ाहट में अपनी कलाई में बंधी घड़ी देखी। ओह नो, 9 बज गए। आज तो फिर से दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। दूसरी बस? मत पूछिए दोस्तों, इसमें इतनी भीड़ की सीट तो ख्वाब है। खड़े होने की भी जगह नहीं होती है, और उस पर से कुछ मंचलों का सभी फीमेल पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी समझकर इधर उधर टच करना, ये तो दिल्ली की बसों के लिए आम बात है। कुछ बोलने पर बातों का सिलसिला बढ़ता और बस चालक बस से उतरवा कर ये कहता, मैडम जी इतना छुई मुई हो तो अपनी खुद की गाड़ी में चला करो। इस भीड़ में ऐसा ही होगा। मंजूर है तो चलो, वरना यहीं रोड पर खड़े रहो और दूसरी बस का इंतज़ार करो। बहुत मुंह फट होते हैं ये बस चालक और कंडक्टर। जैसे इनके घर की औरतें तो मानो क्रेटा में घूमती हो।
सच पूछिए तो ये हाल सभी शहरों का है जहाँ औरतों के साथ ऐसे अभद्र व्यवहार होते हैं, पर सब चुपचाप बर्दाश्त कर लेती है और जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है तो खुद के लिए ईएमआई पर स्कूटी या कोई साधन का इंतजाम करती है। सुहानी को ऑफिस पहुँचते पहुँचते 10:30 बज गया। सुहानी दिल्ली के हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी में काम करती थी। ऑफिस में पहुंचते ही बॉस पर उसकी नज़र पड़ी। वो सुहानी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, मिस सुहानी, यहाँ पास में ही एक वॉच शॉप है, आप वहाँ जाकर अपनी घड़ी ठीक करवा लीजिएगा। सुहानी आश्चर्य से बोली, सॉरी सर, पर मेरी घड़ी तो ठीक है। ओहो रियली? तो शायद हमारी घड़ी ही फास्ट हो गई है, क्योंकि हमारी घड़ी में 10:45 बज चुके हैं। सुहानी समझ गई सर उसकी खिंचाई कर रहे हैं। वो नज़रें झुकाकर बोली, सॉरी सर, मैं लेट हो गई। इसमें नई बात क्या है मिस सुहानी, आपका तो ये रोज़ रोज़ का ड्रामा है, पर ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है, समझी? जी सर। उसके वहाँ से जाते ही पिंकी, उसके साथ काम करने वाली उसकी सबसे अच्छी दोस्त, फट से बोली, क्या करती है यार, इतना लेट क्यों हो जाता है तुझे? सॉरी यार, क्या करूं, घर से निकलते ही मैंने पैसे की मांग कर दी, इसी में लेट हो गया। वो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए अपने चेयर पर बैठने लगी। तभी पिंकी की नज़र सुहानी के गले पर लगे निशान पर पड़ी। वो आश्चर्य से बोली, फिर नया जख्म? तो क्या कल रात फिर? वो आधे बोलकर चुप हो गई। सुहानी शर्म से अपने दुपट्टे को अच्छी तरह उन जख्मों को छुपाते हुए बोली, देख तो अब ठीक है ना, अब तो किसी को नहीं दिखेगा ना? नहीं। पर सुहानी, आखिर ये सब कब तक चलेगा? तुम रोहित को मना क्यों नहीं करती हो? अरे छोड़ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज ही कंपनी में उनका इंटरव्यू है। जब उसके पास नौकरी हो जाएगी तो वो जुए और सट्टेबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझने लगेगा। वो जुए में हार जाता है, तभी शराब पीकर घर आता है और वो बोलते बोलते थोड़ा हड़बड़ा गई और अपने हार का गुस्सा तुझ पे उतारता है, यही ना? पिंकी ने गुस्से से कहा। तू भी ना यार, अपने आत्मसम्मान की होलिका जलाना। रोहित कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसे जुए और शराब की लत लग गई है और पैसे की कमी तुझसे पूरी हो जाती है। घर की भी सारी जिम्मेदारियां तूने ही उठा ली है, तो वो क्या करेगा जॉब? वो झुंझलाते हुए बोली। ऐसा मत बोल पिंकी, तू देखना, आज के बाद वो बदल जाएगा। सुहानी के चेहरे पर उम्मीद की झलक थी। देख, शायद तू जैसा सोच रही है वैसा ही हो, उसका मन रखने के लिए पिंकी बोली। अच्छा चल बता, मेरे लिए लंच में मूंग दाल की पकौड़ी लाई है कि नहीं? वो टॉपिक चेंज करते हुए बोली। ऐसा हो सकता है तू बोले और मैं ना लाऊं। वो अपने पर्स से लंच बॉक्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। दोनों हाई फाई करते हुए बोले, तो चल ठीक, लंच के टाइम कैंटीन में मिलते हैं, अभी मेरा मीटिंग है। बाय बाय पिंकी, बाय। पिंकी के जाते ही सुहानी उसकी बातों में उलझ गई। उसकी माथे की रेखाएं सिकुड़ने लगी। सच में रोहित नहीं सुधरेगा तो घर की जिम्मेदारी, रीना की पढ़ाई लिखाई, उसकी शादी, सासू माँ के आए दिन कुछ न कुछ छोटे मोटे खर्चे, इन सब का क्या होगा? फिर कल को हमारे बच्चे भी होंगे तो उनके भी अलग खर्चे होंगे। ये सब कैसे मैनेज होगा? ओह, मुझे तुम्हारे बारे में शादी से पहले ही सब पता रहता। काश मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ होता। ये सोचते सोचते वो अपनी पुरानी यादों में कहीं खो गई। सलोनी और रोहित की लव मैरिज थी। बात 3 साल पहले की थी, जब सलोनी दिल्ली में नई नई जॉब करने आई थी। वह एक गर्ल्स लॉज में रहती थी। कहते हैं दिल्ली दिल वालों का शहर है, जहाँ प्यार भी है और प्यार में धोखे भी, लेकिन कुछ ही लोगों का प्यार मुकम्मल हो पाता है। सुहानी पहली बार अपने परिवार से इतनी दूर अलग रहने आई थी तो थोड़ा एडजस्ट करने में उसे दिक्कत हो रहा था। फिर भी वो दिल्ली की हर गलियों से अच्छी तरह वाकिफ भी नहीं थी। एक दिन वो अपने रूममेट की बातों में आकर कुछ सस्ते सामान की लालच में चोर बाजार खरीदारी करने चली गई। दोनों कुछ सामानों की खरीदारी में व्यस्त हो गए। अचानक सुहानी की नज़रें अपने साथ आई रूममेट, जिसका नाम करीना था, उसे ढूंढने लगी तो वो कहीं नज़र नहीं आई। सुहानी घबरा गई। उसकी घबराहट इतनी बड़ी कि वो इधर उधर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगी।
फिर उसे फ़ोन भी लगाई, पर उसका फ़ोन लगातार बिजी आ रहा था। अंत में उसे डर से रोना आ गया, क्योंकि अंधेरा भी होने को आया था। उसकी ये बेचैनी और परेशानी काफ़ी देर तक एक नौजवान लड़का दूर खड़े होकर देख रहा था। जब उसे नहीं रहा गया, सुहानी के पास जाकर पूछ लिया, आप किसी को खोज रही है? सुहानी घबरा कर बोली, नहीं, क्योंकि उसे मालूम था किसी अनजान से बात करना सही नहीं है। आपको कहाँ जाना है? देखिए, आप एक लड़की है और मुझे लग रहा है आपके लिए ये शहर भी नया है। उस पर से अंधेरा होने वाला है, तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपको कहाँ जाना है। मैं आपके लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ, जिससे आप सुरक्षित अपने घर पहुँच जाएंगे। उस नौजवान ने चिंता जताते हुए कहा, मरता भला क्या न करता। सुहानी की जान तो पूरी तरह सूख गई थी, पर टैक्सी वाली बात सुनकर उसे सही लगा। अपना एड्रेस उसे बताया कि मुझे सेक्टर 3 हाउस फाड़ा जाना है। ओके। उस नौजवान ने तुरंत ही एक टैक्सी बुक कराई और टैक्सी वाले को वहाँ का एड्रेस बता दिया जहाँ सुहानी को जाना था। सुहानी टैक्सी में बैठकर खिड़की से थोड़ा सा सिर बाहर निकालकर बड़े विनम्र भाव से बोली, थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, बस आप सही सलामत अपने घर पहुंच जाइए। आपके परिवार वाले आपकी चिंता कर रहे होंगे। उस युवक ने कहा, मेरा नाम रोहित है और मैं यहीं होंडा कंपनी में इंजीनियर हूँ। और क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सुहानी संकुचाने लगी। तभी रोहित ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी अजनबियों को नाम बताने का क्या फ़ायदा, और फिर आप कल ही मुझे भूल जाएगी। सुहानी के मन में एक एहसास हुआ, एक तो बेचारा भला इंसान मेरी मदद कर रहा है और मैं इसे अपना नाम भी नहीं बता रही। दिस इज़ नॉट फेयर। वो धीरे से बोली, सुहानी। सुहानी, ठीक है सुहानी जी, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। चलिए बाय। ये कहकर टैक्सी वाले को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वो सही सलामत अपने लॉज पहुंच गई। इस घटना के बाद वो अपने रूममेट से थोड़ी सतर्क हो गई, क्योंकि उसकी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के चक्कर में अपना फ़ोन इंगेज कर देती थी। वो सोची, अगर वो अनजान आदमी मेरी मदद नहीं करता तो मैं क्या करती। ये सोचकर ही वो डर जाती है और रोहित के लिए अपने मन में एक अलग ही भला मानुस की छवि बना देती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों की मुलाकात दोबारा मार्केट में हुई। फिर कॉफ़ी पीने की बात हुई। उसके बाद मोबाइल नंबरों का सिलसिला, मोबाइल से मिलने की बातों का सिलसिला जारी हुआ। ये सिलसिला कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। फिर तो बात शादी तक पहुंच गई। ये सारी बात जब उसने अपने परिवार वालों से कही तो उसके माता पिता रोहित से और उसके परिवार वालों से मिलना चाहते थे। शादी के लिए कुंडलियों का मिलना ज़रूरी था। तब सुहानी के पिता ने कुंडली देखी तो वो आश्चर्य से बोले, ये शादी कभी नहीं हो सकती। पर क्यों पापा? क्योंकि तुमने शायद लड़का का सरनेम नहीं पढ़ा। लड़का का पूरा नाम रोहित गुप्ता है और तुम्हारा पूरा नाम सुहानी झा है। हम ब्राह्मण हैं और वो क्या पापा, आप भी अब कोई कास्ट नहीं देखता, पर हम देखते हैं, क्योंकि हमें और भी बच्चों की शादी अपनी ही बिरादरी यानी कास्ट में करनी है। तुम अपने बिरादरी से बाहर शादी करोगे तो लोग हम पर थू थू करेंगे, हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। इसी तरह 2 दिनों तक घर का माहौल बहस का ही बना रहा। सुहानी ने अपने परिवार वालों को बहुत मनाया, पर वो शादी के लिए नहीं माने। फिर 1-2 दिनों के बाद सुहानी और रोहित ने मंदिर में शादी कर ली। सुहानी के इस तरह शादी करने से उसके पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब उसका मायका हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। इधर सुहानी और रोहित की शादीशुदा जिंदगी बड़े आराम से कटने लगी। 6 महीने बाद रोहित की माँ और छोटी बहन भी गांव से उसके पास रहने आ गए, क्योंकि रोहित की छोटी बहन रीना को बीकॉम की पढ़ाई पूरी करनी थी। तो रोहित और सुहानी ने 1 BHA फ्लैट से 2 BHA फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अब परिवार की जिम्मेदारियां और खर्च दोनों बढ़ने लगी। और बड़े भी क्यों नहीं, परिवार के सदस्य जो बड़े हैं, खर्च तो लाजमी है ही ना। धीरे धीरे रोहित का नेचर भी थोड़ा बदलने लगा था। रोहित को सट्टे और जुए की लत थी, जिसे उसने सुहानी से शुरू से ही छुपा लिया था, पर पीने की आदत उसे बताया था।
हाँ, कभी कभार थोड़ा चलता था तो इससे सुहानी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। पर शादी के 9 महीने बाद जब सुहानी को उसके इस जुए की लत के बारे में पता चला तो वो खुद को प्यार के नाम पर ठगा महसूस करने लगी। वो बार बार रोहित को इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए बोलने लगी, पर हर बार वो यही कहता रहा, अच्छा इस बार सट्टे में मेरा बहुत पैसा लगा है, ये जीत गया तो छोड़ दूंगा। पर जीतने के बाद और ज़्यादा पैसे दुगने करने की लालच। उस पर से चापलूसों की इस दुनिया में कमी कहाँ है। दोस्त हो या दुश्मन यही चाहते हैं कि मेरा कंपटीटर नीचे गिर जाए और मैं उसकी पीठ पर पैर रखकर ऊपर उठ जाऊं। रोहित से सुहानी ने कभी ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि वो जिससे प्यार करती थी, जिसके लिए अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी की थी, वो इंसान उससे झूठ बोलकर रिश्ता जोड़ेगा। धीरे धीरे रोहित के जुए की आदत बद से बदतर होने लगी। अब उसकी नज़र सुहानी के गहनों पे भी पड़ गई। इन सब आदतों से कंपनी ने तो पहले ही रोहित को जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि वो टाइम पर कंपनी जाता नहीं था। जब जाता था तो हमेशा शराब के नशे में रहता था। एक दिन तो उसने कंपनी की कार डील करके सारा पैसा सट्टे में लगा दिया और हार भी गया। तो कंपनी वालों ने उसे धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया था। इन सब का खामियाजा सुहानी को भुगतना पड़ा। उसकी ज़िंदगी नर्क के समान हो गई थी, क्योंकि जब भी वो जुए में हार कर आता था तो शराब के नशे में अपनी हार का गुस्सा सुहानी के शरीर पे निकालता था। वो उसके बदन पर अपने नाखूनों और दांतों के निशान छोड़ देता था और सुबह होते ही रात की सारी बात भूलकर मगरमच्छ के आंसू निकालकर सुहानी के पैरों पे गिरकर माफ़ी भी मांग लेता था। कहता था, मेरे पास जॉब नहीं है तो बेकार हो गया हूँ। मुझे शर्म महसूस होती है, अपनी मर्दांगनी पर भी शक होता है कि मैं घर में बैठा हूँ और तुम दिन भर घर के बाहर और अंदर काम करती हो। लानत है मुझ पर। और सुहानी उसकी इन बातों पर मोम की समान पिघल जाती थी और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना दर्द भूल जाती थी। पर यह सब तो रोज़ का ड्रामा था। सुहानी को लगता था कि जब रोहित का जॉब लग जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। अचानक उसका ध्यान टूटा। घड़ी में 12 बजे का अलार्म बजा। वो तुरंत ही रोहित को फ़ोन लगाई। स्विच ऑफ। हो सकता है इंटरव्यू में होगा, इसलिए मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दिया होगा। अच्छा, रीना को कॉल लगाती हूँ, वो जिज्ञासावश पूछी। हाँ रीना, तुम्हारे भैया इंटरव्यू के लिए चले गई क्या? भाभी, मैं तो आपके जाने के बाद 10 बजे ही कॉलेज से चली आई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी रीना तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। वो फ़ोन रखते ही सोचने लगी, पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ इंटरव्यू में। अब सुहानी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये जॉब मिल जाए उसे, फिर मेरी चिंता दूर हो जाएगी। इसी तरह शाम 7 बजे वो घर पहुंची। जब रोहित से जॉब के बारे में पूछा तो उसने फट से कहा, नहीं मिली। नहीं मिली? सुहानी ने जिज्ञासा से पूछा, कुछ तो कहा होगा उन लोगों ने। वो तो झुंझलाकर जोर से चिल्लाकर बोला, अरे कहाँ ना नहीं मिली, मैं वहाँ 1 घंटे लेट से पहुँचा, तब तक इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था। मेरे पास मेरी बाइक थोड़ी ही है कि मैं तुरंत पहुँच जाता। बस में गया था तो लेट हो गई। और ऐसे भी ये इंटरव्यू वगैरह इन सब लोगों के सिर्फ चौंचले हैं। असल में इन लोगों ने ज़रूर अपने किसी रिश्तेदार को पहले से ही जॉब पे रख दिया होगा। मैं सब जानता हूँ। सुहानी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि वो जानती थी इस बात को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। घर में कलह ही होगा और माँ और रीना यही सोचेंगे कि मैं उनके कारण ही लड़ रही हूँ। तो चुप ही रहना अच्छा है। सुहानी कई बार अपने ऑफिस के लोगों से पूछ पूछ कर रोहित के लिए जॉब का ऑफर लाती, पर हर बार रोहित या तो समय पर नहीं पहुंचता या इंटरव्यू लेने वाले से बहस करके वापस लौट आता था। सुहानी ने उसे बहुत समझाया, पर उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहते हैं ना कि थोथा चना बाजे घना, यही कहावत यहाँ सटीक बैठती है। सुहानी की हर कोशिश अब बेकार होती जा रही थी और इसी बीच उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर रोहित, उसकी माँ और रीना सब बहुत खुश हुए। और हो भी क्यों नहीं, घर में नन्हा मेहमान जो आने वाला था। 3 महीने पूरे हो चुके थे। अब तो सुहानी का शरीर थोड़ा उभरा हुआ भी नजर आने लगा था। उसकी दोस्त पिंकी अब उसे अपनी कार से ऑफिस लेने आती थी और घर भी छोड़ती थी।
उस रात भी वो ऑफिस से आकर थोड़ी वीकनेस के कारण जल्दी खाना खाकर सो गई थी कि 12 बजे रोहित अपने रोज के अड्डे से जुए में हार कर शराब के नशे में अपने कमरे में घुसा और हमेशा की तरह वह सलोनी पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। वो दर्द से जितना चिल्लाती अपना हार का गुस्सा उस पर उतना ही ज़्यादा उतारता। अंत में वो बेहोश हो गई और सुहानी के शरीर में वो वहशी की तरह नोचकर मन भर जाने पर वह सो गया। सुबह जब सुहानी की आंख खुली तो उसका माथा घूम रहा था, उसके पेट में जोर से दर्द हो रहा था, वह उठ भी नहीं पा रही थी। जब वो कोशिश करके उठने लगी तो बेड की चादर खून से रंग चुकी थी। वो नाकाम कोशिश करती रही रोहित को उठाने की, पर वो नशे की हालत में बेहोश सोया पड़ा था। वह बेड से सटे टेबल से अपना मोबाइल उठाई और पिंकी को जल्दी से जल्दी अपने घर आने को बोली। सुहानी की दर्द भरी आवाज़ सुनकर पिंकी जल्दी से अपने कार लेकर उसके घर आ गई। वो घर में घुसते ही रीना से सुहानी के बारे में पूछा। रीना आश्चर्य से बोली, भैया भाभी तो अभी सो रहे हैं। पिंकी हड़बड़ाकर सुहानी के बेडरूम का दरवाज़ा पीटने लगी। सुहानी तुम ठीक तो हो? दरवाज़ा खोलो। सुहानी सुहानी चूँकि पिंकी ही दुनिया में सुहानी की एक ऐसी दोस्त थी या कहे कि हमदर्द थी जिससे वो अपने मन की हर बात शेयर करती थी, यहाँ तक कि रोहित के बदलते स्वभाव के बारे में भी। तो पिंकी को सुहानी की चिंता बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मेरी आवाज़ सुन रही हो ना? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उधर कमरे में सुहानी पेट दर्द से बेड से उठ ही नहीं पा रही थी और रोए जा रही थी। वो पूरी तरह खुद को लाचार और बेबस समझ रही थी, पर उसने कोशिश करके दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सब सुहानी की हालत देखकर दंग रह गए। उसके कपड़े पूरी तरह खून से सने थे। वो वहीं बेहोश हो गई। पिंकी ने आसपास के कुछ लोगों की सहायता से सुहानी को उठाकर कार में बिठाया। फिर उसकी सास भी उसके साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां डॉक्टरों ने तुरंत उसे एडमिट कर लिया। थोड़ी देर में अल्ट्रासाउंड से पता चला कि सुहानी ने अपना बच्चा खो दिया। उसका गर्भपात हो चुका था। अब उसकी भी हालत बहुत क्रिटिकल थी। डॉक्टरों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि उनके अनुसार एक रेप का केस था। पिंकी ने भी गुस्से से डॉक्टरों का ही पक्ष लिया और पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। पुलिस बर्सलोनी के होश में आने का इंतज़ार कर रही थी, पर डॉक्टर ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया था ताकि उसे ज़्यादा पेन न हो। पुलिस के जाने के कुछ घंटों के बाद सुहानी को होश आ गया। उसकी सास सबसे पहले उसे देखने आई और बातों ही बातों में बता दिया कि यहाँ के डॉक्टरों और तुम्हारी दोस्त ने रोहित के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दिया। अब वो लोग तुम्हारी गवाही के बाद रोहित को गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। देख बेटी, मैं मानती हूँ कि उसने तेरे साथ किया वो सब गलत है, पर तू ही सोच, ये तो पति पत्नी के बीच की आपस की बात है, और अगर वो जेल चला गया तो सोच मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा। अभी तो उसकी शादी भी बाकी है और इस दुनिया में रोहित के अलावा हमारा कोई नहीं। इस माँ पर एक उपकार कर दे, ये केस मत कर। मैं अपने बेटे को समझाऊंगी, मैं उसे रास्ते पे लाऊंगी, पर ये सब भूल जा। सलोनी एकटक से अपनी सास को अपने आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए देख रही थी। उसने अपनी पलकों को बंद कर लिया तो मानो आंखों से आंसुओं की लड़ियां निकलने लगी। सुहानी की जुबान खामोश थी, पर मन पूछ रहा था कि माँ, उस वक्त आप कहाँ थी जब आपका बेटा मुझ पर जुल्म कर रहा था? उस वक्त तो मेरे शरीर पर आपको कोई जख्म नज़र क्यों नहीं आ रहे थे? मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर क्यों नहीं आप अपने बेटे से सवाल की? आपके और मेरे कमरे के बीच मात्र एक दीवार ही तो थी, तो आपने क्यों नहीं प्यार भरी हाथ मेरे सर पर रखा? क्योंकि आपका बेटा आपका खून था और मैं पराई घर की थी, तो आपने मेरा साथ नहीं दिया। तो आज मैं भी अपने अजन्मे बच्चे को खून देखी हूँ जिसे आपके बेटे ने अपने हवस से मार डाला। मुझ पर क्या बीत रही है ये आप क्यों नहीं समझ रही है? ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है दोस्तों कि पराए घर की आई लड़की हमेशा पराई ही रहती है। ससुराल में उसे हमेशा पराए घर की होने का ताना मिलता है, भले ही वो अपना सर्वस्व क्यों न ससुराल पर न्यौछावर कर दे। लोग कभी बेटों को छोड़कर बहुओं का साथ नहीं देंगे, और यही दुर्भाग्य है हमारे समाज का। सलोनी अपनी आंखें खोली और बोली, माँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं?
भगवान न करे कल अगर रीना के साथ भी ऐसा ही होगा तो क्या आप रीना को चुप रहने के लिए कहेंगे? उसकी सास सवाल सुनकर कमरे से बाहर चले गई। तभी थोड़ी देर में रोहित मगरमच्छ के आंसू लेकर उसके पास आया और सुहानी का हाथ पकड़कर अपने गाल पे मारने लगा। मुझे मारो, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। तुम पुलिस को बुलाओ, मुझे जेल में सड़ने के लिए भेज दो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं आज से तुमसे वादा करता हूँ कि कभी जुआ नहीं खेलूँगा, ना ही शराब को हाथ लगाऊंगा, तुम्हारे सर की कसम। बस इस बार माफ़ कर दो। सुहानी उसे मासूमियत से देखी जा रही थी। तुमने तो मेरे प्यार की लाज भी नहीं रखी। मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़कर आई थी, पर तुमने तो प्यार के नाम पर हर दम मुझे छला है। कई बार मेरे सर की झूठी कसम खाई है और हर बार मैं तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। अब मुझे तुमसे किसी सुधार की कोई उम्मीद लगाना ही बेकार है, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। तभी पुलिस के साथ पिंकी कमरे में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर ने रोहित को देखते ही कहा, आप कमरे से बाहर जाइए, मुझे मिस सुहानी का बयान लेना है। रोहित के तो होश उड़ गए। बयान? मैं इनका पति हूँ। वो पूरी बात बोल ही नहीं पाया था कि पिंकी ने कहा, तुम्हें इसका पति बोलते हुए मुझे शर्म महसूस हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आज सुहानी की ये हालत इस कमीने नीच की वजह से हुई है। आप इसे गिरफ्तार कीजिए और उम्र कैद की सज़ा दिलवाइए। मानो पिंकी की आंखों से आग बरस रहा हो। सुहानी ने पिंकी को चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, पिंकी तुम मत बोलो। पिंकी गुस्से से, सुहानी अभी नहीं बोलेगी तो कब बोलोगी? इतना कुछ होते हुए भी तुम मुझे चुप रहने को कैसे बोल सकती हो? मेरी बीवी को तुम ही हमेशा भड़काती हो। आज तुम्हारे कारण ही हमारा रिश्ता टूट जाएगा, रोहित चिल्लाकर बोला। इंस्पेक्टर अपना डंडा रोहित को दिखाते हुए बोले, तुम साले अगर गुनाहगार निकले ना तो देख तेरे ऊपर कितने सारे चार्ज लगाकर सारी उम्र तुझे कैसे जेल की रोटी खिलाता हूँ। औरतों को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। बस तेरे खिलाफ सुहानी को बयान तो देने दे, फिर तेरे अंदर की गर्मी मैं बाहर निकालता हूँ। अभी बाहर जाकर बैठ। उसके जाते ही सुहानी ने अपना बयान दिया। फिर थोड़ी ही देर बाद इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकला और रोहित के पास जाकर बोला, आज के बाद अगर तू मिस सुहानी के आसपास भी नजर आया तो कसम इस वर्दी की तेरे ऊपर इतने चार्ज लगाऊंगा कि तेरी अगली 7 पुश्तें भी किसी औरत पर हाथ उठाना भूल जाएगी। और अब फ़ौरन यहाँ से अपनी माँ को लेकर दफ़ा हो जा। पर सर, वो मेरी बीवी है। तू यहाँ से जाता है कि नहीं? इंस्पेक्टर ने हुल देते हुए कहा। रोहित हड़बड़ा कर भाग गया। कमरे के अंदर पिंकी सुहानी को अपनी नाराज़गी बताते हुए बोली, लेकिन तूने ये अच्छा नहीं किया, उसे यूं ही छोड़ दिया। तू नहीं जानती, रोहित जैसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है, तभी वो सुधरेंगे। नहीं तो कल फिर से किसी लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझकर उसके अस्तित्व के साथ खेलने लगेगी। तू क्या चाहती है? एक और सुहानी पैदा हो जाए। आज भले ही सुहानी की आंखों में आंसू थे, पर उसने तय कर लिया था कि वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी और अपने स्वाभिमान को किसी के सामने झुकने नहीं देगी। आखिर उसका भी अस्तित्व है। वो दर्द भरी मुस्कुराहट से बोली, नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई और सुहानी बने। उसके किए की सज़ा उसकी माँ और बहन को क्यों मिले? उनका क्या कसूर है? इस संसार में रोहित के अलावा उनका कोई और सहारा नहीं है। फिर रीना तो मेरी छोटी बहन के जैसी है। अभी उसकी भी शादी बाकी है, तो मैंने इन दोनों के खातिर रोहित को माफ़ कर दिया, पर मेरे साथ जो उसने किया उसकी माफ़ी उसे कभी नहीं मिलेगी। इसी तरह एक हफ्ते बाद सलोनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। फिर वह रोहित के घर गई। साथ में पिंकी और एक वकील साहब भी थे। वो अपने सजाए हुए इस आशियाने को एक नज़र देखने लगी। इतने हसरतों से सजाया था। मैंने अपने इस आशियाने को हर चीज़ मेरी पसंद की थी। वो कमज़ोर पड़ने लगी। फिर अचानक रोहित पर उसकी नज़र पड़ी तो उसे देखकर कुछ सोचने लगी। अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, वकील साहब पेपर दीजिए। वकील से पेपर लेकर सुहानी पेपर को रोहित की ओर बढ़ाते हुए, ले लो और इस पर साइन कर दो। जब रोहित ने पेपर देखा तो डिवोर्स पेपर। आश्चर्य से बोला, पर क्यों? तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया था ना। मैंने सिर्फ तुम्हें जेल नहीं भेजा, पर सज़ा तुम अब पूरी ज़िंदगी काटोगे मुझे खोकर।
क्योंकि तुमने मेरे ख्वाबों के घड़ोंदों को अपने जुए और सट्टे के दांव पे लगा दिया है। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक शरीर थी जिसे तुम हर रात तार तार करते थे। तुम्हें सिर्फ मेरी कमाई और पैसे और मेरा शरीर चाहिए था। मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ रोहित, तुम कभी नहीं बदलोगे। ना ही तुम अच्छे पति बन पाए और ना ही अच्छे इंसान। मैंने तुम्हारी हर गलतियों को नज़रअंदाज किया है। तुम घर में बैठे रही, मैं कमाकर तुम्हारे परिवार को खिलाती रही। मेरे मेहनत की कमाई तुम मिनटों में जुए में उड़ा देते थे। मैंने तुम्हारी हर जिम्मेदारी को अपना समझकर उसे ईमानदारी से निभाया, पर तुमने तो मुझे इंसान भी नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारी इंसानियत तो मर चुकी थी। तुम एक जानवर में तब्दील हो चुके थे। अब मैं किसी जानवर के साथ नहीं रह सकती। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया, पर अब बहुत हो चुका। मैं तुम्हें इस शादी के बंधन से आज़ाद करती हूँ। तुम चाहो जैसे अपनी ज़िंदगी बसर करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अपने माता पिता की बात नहीं मानकर। मुझे तुमने बहुत बड़ा सबक दे दिया और मेरी नादानियों का असर था कि तुमने मेरे आत्मसम्मान और अस्तित्व को तार तार कर दिया है। एक औरत के लिए उसका आत्मसम्मान और अस्तित्व ही सब कुछ होता है, जिसे तुमने कब का मिट्टी में मिला दिया है। तो अब मैं अपनी खोई हुई अस्तित्व को फिर से लाना चाहती हूँ और पूरे आत्मसम्मान के साथ सिर उठाकर जीना चाहती हूँ। आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो और अपनी ज़िंदगी अपने पैमाने पर जियो। आज सुहानी का ये रूप देखकर रोहित के तो होश ही उड़ गए। कल तक जो उसकी हर मनमानी को सहा करती थी, आज वो काली माँ का रूप धारण कर चुकी थी। रोहित को कुछ समझ नहीं आया और वो कुछ बोल ही नहीं पाया। सलोनी अपने वकील को बोली, वकील साहब, डिवोर्स पेपर पर साइन करवा कर कोर्ट में जमा कर दीजिएगा और जब कोर्ट में डेट पड़ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। रोहित सुहानी को देखते ही रह गया और वो उसकी आंखों से ओझल हो गई। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ऐसी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।